हाँ भाई बढ़िया। आज तो नींद आई होगी। अभी भी नींद नहीं आ रही? खाना वाना सही से खा रहा है? बढ़िया है। और रिवाइज करके आए? क्या पढ़ लिया अभी तक अपन ने? हाँ, गुलाम स्लो पढ़ रहे हैं ना? गुलाम स्लो पढ़ रहे हैं, गुलाम स्लो कर रहे हैं। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन लिखो। What will be the separation? What will be the separation between? What will be the separation between two electrons? Two electrons in vacuum. In vacuum, if the force of repulsion is 1 Newton. If the force of repulsion is 1 Newton. करो। नहीं समझ में आ रहा? क्या दिक्कत है यार? फोर्स का फॉर्मूला याद करो, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक बात है, बोल रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, उनके बीच में आर डिस्टेंस होगी, रिपल्शन होगा, ये भी पता है, रिपल्शन होगा दोनों के बीच में। ठीक है, तो अब क्या बोल दिया, फोर्स की वैल्यू दे दी अपन को, दिया क्या है वो देख लो, 1 न्यूटन ये जानते हैं, और 9 है ना यहाँ पे, और Q1 और Q2 जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आर पूछ लिया, क्या समस्या है बताओ? सब कुछ तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, सब कुछ तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। हुआ क्या? देखो कराते हैं। 1 न्यूटन बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, दोनों का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये है, आर स्क्वायर को उधर ले जाओ, 1 को नीचे ले जाओ, एक ही बात है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा पूरे पे, अंडर रूट लगा दो। ठीक है, अंडर रूट लगा दिया। अब देखो ये दोनों सेम टू सेम रिपीट हो रहे, तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, गुणा ये 9 है, इसका रूट होके 3 आ जाएगा। ये कितना है, 10 की पावर 9 है, 8 के 4 तो बाहर आ जाएगी, और एक अंडर रूट में 10 बच जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है बाकी तो। ठीक है, ये 4 आ गई, इसको थोड़ा सा फर्दर सोल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ कितना, पहले अंडर रूट 10 करके मल्टीप्लाई 10⁻⁻ कितना, 19 थोड़ी है, -15 हो गया ना मीटर। ठीक है, तो यार हो जाएगा। क्या समस्या आ रही बता, सिंपल तो क्वेश्चन है,
एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एक और करेगा, एक और कर ले। इजी इजी क्वेश्चन जानबूझ के कर रहा हूँ, थोड़ा सा बेस बना ले, एकदम से कैलकुलेशन वाला बेस बन जाए। लिखो लिखो। टू चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 microcoulomb and -1 microcoulomb are placed at 2,3 and -2,3 लिख लिया। आगे कैलकुलेट the amount of force experienced by each charge सिंपल है। देख क्या बोल दिया, एक चार्ज कहाँ रखा हुआ है 2,3 पर, एक चार्ज कहाँ रखा हुआ है -2,3 पर, ऐसे रखे हुए हैं। एक कुछ भी हो सकता है, 1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम, ऐसे तो बोला है। ठीक है भाई, ईच चार्ज पे पूछ लिया, मतलब इस पे भी निकालना है, इस पे भी निकालना है। तो इस पे जो फोर्स आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से। कितना आएगा, ये आएगा। इस पे जो फोर्स आएगा वो इसकी वजह से आएगा, कितना आएगा, ये तो सेम है। मतलब दो चार्ज जब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, तो अगर ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, सेम अमाउंट में ये भी उतना ही फोर्स लगाता है। ठीक है, तो अगर इस पे फोर्स पूछ लिया तब भी भाई, इस पे फोर्स पूछ लिया तब भी भाई, कोई समस्या नहीं। ठीक है भाई, अब दिक्कत क्या आ रही है, बस एक चीज नहीं पता, बस इन दोनों के बीच के डिस्टेंस नहीं पता। डिस्टेंस निकाल लेंगे, दो पॉइंट पता है, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 4 है इसके बीच का डिस्टेंस, देख दिख रही है क्या, 4 दिख गई, 4 कैसे दिखी, 2 इधर 2 इधर। और ये अगर ये 3 नहीं भी होता, कुछ और भी होता है, तो भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना तो आता है, मैथ्स में पढ़ा होगा, है ना। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, ये तो सीखा है अपन ने, मैथ में सीखा होगा। बस तो क्या समस्या आ रही है बता, ये तो सीखा होगा अपन ने। ठीक है, तो डिस्टेंस तो निकालना में आता ही है पहले से ही, लेकिन यहाँ तो साफ पता चल रहा है 4 यूनिट है। ठीक है, फोर्स निकालना है, तो 9 × 10 की पावर 9, 1 माइक्रोकूलम 10 की पावर -12 डिवाइड बाई r स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेगा तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर -3 बचेगा, 10 की पावर -3 बचेगा। और इसको सोल्व करेगा तो क्या बचेगा, 2.25 बचेगा क्या, 2.25 गुणा में 10 की पावर -3 न्यूटन, ये फोर्स आ गया। क्लियर है, कर लेंगे क्या इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी तो डायरेक्शन नहीं डाली, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना सिखा रहा हूँ। दो चार्ज हो, उनके बीच में डिस्टेंस दिया हो नहीं दिया हो, कैसे उनके बीच का फोर्स निकलता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना सिखा रहा हूँ। क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन जब भी अभी हमने जितने भी फोर्स निकाले हैं, पहले तो बता कर लेगा नए क्वेश्चन है, उड़ा देगा, बहुत बढ़िया है। नहीं उड़ाया तो फिर मैं तेरे को उड़ा दूंगा। ठीक है, ठीक है। क्या कर रहे थे, हाँ, तो अभी जितने भी फोर्स निकाले उसके अंदर के जो है उसको क्या ले रहे हैं हम, के को क्या ले रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे,
ले रहे हैं सर। तो इसका मतलब जो एप्सिलॉन नोट है वो क्या है, परमेबिलिटी इन वैक्यूम, परमेबिलिटी इन वैक्यूम। लेकिन जरूर थोड़ी वैक्यूम ही हो, कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है, मतलब कोई दूसरा मीडियम हो सकता है, वाटर हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ चीज है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दूसरे मीडियम के हिसाब से भी फोर्स निकालना है, ठीक है। ये जो फोर्स निकल रहे हैं किसके निकल रहे हैं, वैक्यूम के निकल रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मीडियम बदल देंगे, क्या कर देंगे, मीडियम बदल देंगे। वैक्यूम है, वैक्यूम की जगह का दूसरा मीडियम लगा देंगे, लगा देंगे तो क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। दूसरे मीडियम के अंदर फोर्स कितना आएगा, कुछ नहीं है, सिंपल है, वही दो चार्ज अपने पास, चार्ज थोड़ी बदले, चार्ज नहीं बदले सर, ये चार्ज रहे, इनके बीच की डिस्टेंस नहीं बदली सर, नहीं बदली, सिर्फ एक चीज बदली है, क्या, मीडियम बदल गया, तो कोई समस्या नहीं है, फोर्स तो वही रहेगा, कितना, 1/4 पाई, बस ये एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, ये किसी मीडियम का आ जाएगा अब की बार, खत्म, बाकी सब कुछ सेम है। समस्या क्या है कि हमें इसकी वैल्यू दे के नहीं रखता, हमें किसी भी मीडियम की परमेबिलिटी पता नहीं होती, बट हमें एक दूसरी चीज पता होती है, क्या, रिलेटिव परमेबिलिटी पता होती है। जैसे कि अपन डेंसिटी निकालते हैं, वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, ठीक है। लेकिन जब मैं दूसरी स्पेसिफिक डेंसिटीज निकलवाऊंगा आपसे, जैसे केरोसिन की निकलवाता हूँ, उसको 0.8 क्यों लिखते हैं, 0.8 क्यों लिखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी 0.8 क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो हमारा ऑयल है उसकी खुद की 800 है, उसको डिवाइड कर देते हैं पानी से, पानी से डिवाइड कर देते हैं तो 0.8 बचता है इसकी रिलेटिव डेंसिटी, इसकी ऑयल की, तो 0.8 यूज करते हैं उसकी, ठीक है। तो वैसे ही इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी हमारे पास क्या आएगा, एक रिलेटिव परमेबिलिटी नाम करके वर्ड आएगा, क्या आएगा, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। होगा क्या ये होगा क्या, इसको लिखेंगे एप्सिलॉन आर से, किससे लिखेंगे, एप्सिलॉन आर से लिखेंगे। और ये एप्सिलॉन आर होगा क्या, हमारे पास क्या होने वाली है, हमारे पास क्या होने वाली है, एक तो मीडियम की परमेबिलिटी होने वाली है, अपॉन क्या होने वाला है, वैक्यूम की परमेबिलिटी होने वाली है, इन दोनों का रेशियो, ये स्टैंडर्ड है, इसलिए इससे डिवाइड करेंगे, इसकी पता करनी है, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इसको निकालने जाएंगे, जब हम इसको निकालने जाएंगे तो मीडियम की कितनी आ जाएगी भाई, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट, ये आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, सिंपल है, ये हमें गिवन रहेगा, ये हमें गिवन रहेगा। इसको क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी, इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं कई बार, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के से भी डिनोट करेंगे, कैपिटल के। अब ये जो के यूज कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है, तो एक ही जगह ये वाला के भी यूज किया जाएगा, लेकिन अभी हम यही यूज कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, अभी हम यही यूज करेंगे, कोई समस्या नहीं है। अब इसकी वैल्यूज क्या होने वाली है, वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो मैं वैक्यूम में फोर्स निकालता हूं तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगी, ये होगी, मान ले फॉर वैक्यूम, वैक्यूम की ये निकाल रहे हैं, तो मतलब मीडियम क्या हो गया, ये मीडियम हो गया, डिवाइड बाई ये तो लगेगा लगेगा, स्टैंडर्ड है, ये लग गया, तो कितना आ जाएगा, एक, कितना आ जाएगा, एक। तो रिलेटिव परमेबिलिटी किसके, वैक्यूम की कितनी होती है, एक होती है सर, एक होती है, ठीक है। एक एक इंपॉर्टेंट नोट हो रहा है यहाँ पर, ये याद करनी है, मेटल्स की कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको। तो जब भी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो, मान लो एक मेटेलिक स्ट्रिप है, ये यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालने जाओगे, कितना फोर्स आएगा, 0, क्यों आएगा 0, क्यों आएगा 0, क्यों, क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी जो मेटल की आई है हमारे पास, वो कितनी आई है, इनफाइनाइट आई है। तो जब हम डिवाइड करने जाएंगे, यहाँ से फोर्स अभी निकाला नहीं है, अभी फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स क्या होने वाला है, 1/4 पाई, 1/4 पाई, इसकी जगह रख दूं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोड इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो स्टैंडर्ड है, पता है अपन को, ये फोर्स किसका आ रहा है, किसी मीडियम का आ रहा है, अरे मीडियम का फोर्स आ रहा है ना,
ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड बच गया, इसको बाहर निकाल लो। अंदर क्या बच गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये बच गया। अरे बचा कि नहीं बचा? ये किसी वैक्यूम का फोर्स है। अरे वैक्यूम का फोर्स यही तो लिख रहे हैं कितनी देर से, कहाँ लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं वैक्यूम का फोर्स, यही लिख रहे हैं। इसको हटा देते हैं, छापना है क्या? हाँ कर लेगा, ठीक है। अभी चल रहे हैं स्लो स्लो, जितना स्लो चले तब तक समझने की कोशिश कर ले कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, बाद में जब पेस पकड़ जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अच्छा ये फोर्स किसका है, वैक्यूम का फोर्स है सर। ये क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी है। तो अगर मैं लिखना चाहूं क्या मीडियम का फोर्स लिखना चाहूं, तो मीडियम का फोर्स कितना आ जाएगा सर, वैक्यूम में जितना भी फोर्स हो डिवाइड बाई उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी कर दो। कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रिलेटिव परमेबिलिटी की बात कर रहे थे, रिलेटिव परमेबिलिटी की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आई, 1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, इनफाइनाइट, ठीक है। तो एक नोट लगाएंगे यहाँ पर बहुत बढ़िया सा, कि जो रिलेटिव परमेबिलिटी की जो वैल्यूज हैं वो कहां से कहां तक होगी, एक या एक से बड़ी, एक या एक से बड़ी, और इनफाइनाइट से छोटी। मतलब इनफाइनाइट तो टच कर ही नहीं सकता कुछ, इनफाइनाइट तो अनंत पे है, तो या तो इक्वालिटी लगा नहीं सकता मैं। तो ये जो हमारे पास रेंज आई है एक से इनफाइनाइट, या किसकी रेंज आ गई, रिलेटिव परमेबिलिटी की रेंज आ गई सर। तो इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे यूज करूं, तो जो डिनोमिनेटर अपना है नीचे है, जब डिनोमिनेटर एक से बड़ा होता है, डिनोमिनेटर जब एक से बड़ा होता है, इसका मतलब ये संख्या हमेशा इससे छोटी होगी। नहीं समझा, समझ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हमेशा एक से बड़ी है, इसका मतलब जब दो चार्ज पड़े होंगे किसी भी स्पेस के अंदर, तो वैक्यूम में फोर्स हमेशा ज्यादा आएगा, आना भी चाहिए। क्यों, कुछ चीज डिवाइड हो रही है, एक तो 10 है, एक 10/2 है, कौन सा ज्यादा है, 10 ज्यादा है सर। क्यों, 2 डिवाइड हो गया, एक से बड़ी संख्या 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 तो हमेशा बड़ा रहेगा। तो यहां से कंक्लूजन फिर से और निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, फिर से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, कि फोर्स ऑफ वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्स इन मीडियम। अरे रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा सर, ठीक है। अच्छा मेटल्स का फोर्स निकाले तो, अगर मेटल हो मीडियम तो, मेटल हो मीडियम तो, इफ मेटल इज अ मीडियम, मेटल हमारा मीडियम हो तो क्या करेंगे, फोर्स कितना आ जाएगा, बोल के बता। इसकी वैल्यू इनफाइनाइट रख देंगे, 0 हो जाएगा, खत्म, ठीक है। तो जब भी दो चार्ज किसी अगर मीडियम बीच में कोई मेटालिक मीडियम हो, कंप्लीट मेटालिक मीडियम हो, तो उसका क्या करना है, शून्य, 0, आंख बंद करके। आएगा ऐसा क्वेश्चन, 100% आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट अभी चल रहे हैं वो जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इनसे, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन कर रहे हैं, यहाँ से चलता जा रहा है डेरिवेशन अपना, समझ में आ रही है, क्लियर हो रही चीजें, क्लियर हो रही है चीजें, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो कि दो हमारे पास चार्ज हैं इस तरह से, ये दो चार्ज हैं, एक Q1 है एक Q2 है, इसकी वैल्यू दे रखी है सपोज 10 माइक्रोकूलम, इसकी वैल्यू दे रखी है 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू 5, इधर रखा है, ठीक है। हैविंग सेपरेशन ऑफ, कितना सेपरेशन लोगे आप, कुछ भी ले लो, 10 सेंटीमीटर ले लिया, मान लिया 10 सेंटीमीटर ले लिया, खत्म। तो आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना है, सिंपल सा डेटाबेस क्वेश्चन है, डायरेक्ट सोल्व कर देंगे इसको। मीडियम में निकालना है अपन को, है ना, तो हम वैक्यूम का निकाल लेते पहले। तो ऊपर वैक्यूम का क्या आएगा, 9 गुणा 10 की पावर 9, अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लूं, इंटू Q1 कितना है, 10 इंटू 10 की पावर -6, इंटू 20 इंटू 10 की पावर -6, डिवाइड बाई कितना, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 का स्क्वायर। अब पूरे के डिवाइड में क्या लग जाएगा, 5। तो जो भी वैक्यूम का फोर्स आए उसको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, जो भी हमारे पास वैक्यूम का फोर्स आए उसको 5 से डिवाइड करना है, क्लियर है, अरे क्लियर है ना, बस तो आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये है 1 2 2 0 ये रही, 11 ये रहा, ठीक है, 11 12 ये रहा, -1 बचेगा, ऊपर 2 0 जाएगी, 1 0 बचेगा, 90 आएगा, 90/5 कितना आ जाएगा, 18 न्यूटन आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ेगी बस, ठीक है, कैलकुलेशन का कोई स्कोप नहीं है, वो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूं अभी तो, जिसमें डायरेक्ट डेटा यूज हो रहा है। जब क्वेश्चन को घुमाने लगेंगे ना तब क्वेश्चन बनेंगे अच्छे से, क्रिटिकल थिंकिंग जब आएगी दिमाग में, तो क्वेश्चन को जब घुमाएंगे, जब सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में चमकने लग जाएंगे ऐसे, हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, जब सारी फिल्म बनने लग जाएगी दिमाग के अंदर, फिर घुमाने शुरू करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है।
छापो छापो भाई छापो। कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट हो उससे शुरू में 3-4 पेज 5 पेज छोड़ दिया कर, ताकि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बाद में उसमें लिख लो। ठीक है, और थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट अगर लगे तुम्हें लिखना है तो अपने हिसाब से लिख लेना, ताकि तुम्हें बाद में समझ में आए। ठीक है, और लगे तो फिर मैं भी लिखा दूं, कुछ नहीं है। जैसे ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव, इट इज द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी इन मीडियम एंड वैक्यूम। इसको लिखवाना है तो बता देना, लिख लेगा तो अपने हिसाब से है तो लिख लेना, बाकी थ्योरेटिकल पार्ट कम ही पूछेगा इस
छाप लिया? क्वेश्चन लिख। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन देखो। if the force of repulsion, if the force of repulsion between two charge 22 microcoulomb and 700 microcoulomb, 22 microcoulomb and 700 microcoulomb is 165 Newton, is 165 Newton placed in a medium of relative permeability equal to 5, या 5 मत छोड़ो, 3 लिख लो, is 3. Calculate the amount of force if this arrangement is placed in vacuum, इसमें सेकंड लगा, सेकंड है इसके अंदर, amount of force if this arrangement is placed in a medium of relative permeability, equals to 5, ट्राई करेगा मैं कर रहा हूँ, ट्राई करेगा कि मैं कर रहा हूँ? पढ़, पहले क्वेश्चन पढ़। क्या कह रहा है? आर फाइंड करना है क्या? और क्या फाइंड करना है? फोर्स किस में दे रखा है? एक मीडियम में दे रखा है, वैक्यूम में पूछ रखा है। हमारे पास तो सीधा रिलेशन है, इस रिलेशन को यूज करना सीधा। नहीं समझा? हाँ, मल्टीप्लाई कर दे, वैक्यूम में आ जाएगा। 165 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है? तो पहला तो सॉल्व हो गया। क्या? मीडियम वैक्यूम अपॉन ये है, वैक्यूम में फोर्स पूछ लिया तो क्या आ जाएगा? 165 गुणा में 3, उत्तर कितना आ जाएगा? 5 1 19, इतना ही आएगा क्या? यही तो आएगा ना? 15 1 19 1 4, ये आएगा ना? 495 न्यूटन आ गया। आगे सर, अब सेकंड क्या कह रहा है? अगर इस अरेंजमेंट को किसी दूसरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है?
जिसका 5 है उसमें रख दे तो क्या होगा, देख लो क्या होगा। ये फोर्स तो बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। तो हमारे पास क्या आ गया, एक पहला मीडियम और उसकी डाइलेक्ट्रिक, उसको इक्वेट कर दो किससे, दूसरा मीडियम और उसकी डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, फोर्स इन वैक्यूम, ये क्या शो कर रहा है, फोर्स इन वैक्यूम। नहीं समझा, समझ गया सर। तो इसका वैल्यू तो दे रखा है 165, इसका वैल्यू दे रखा है 3, इसका वैल्यू निकालना है, निकाल देंगे। इसका वैल्यू दे रखा है 5, ये काटेगा इससे कितना कट जाएगा, 33 क्या 33, मीडियम सेकंड में क्या कितना आंसर आ जाएगा 99 न्यूटन। कंपेयर कर लेगा, ठीक है। अब न्यूटन, अब एक नोट लगाएंगे इसके बाद, क्या करेंगे, एक नोट लगाएंगे, नोट, नोट लिखो। क्या लिखेंगे नोट में, साथ साथ लिख ले, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स इनटू डिफरेंट मीडियम of relative permeability वन एंड टू, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये रिलेशन। ठीक है, तो पहले वाले में फोर्स इनटू पहले वाले की रिलेटिव परमेबिलिटी, दूसरे वाले का फोर्स इनटू दूसरे वाले की परमेबिलिटी, ये रिलेशन रहेगा, काम आएगा रिलेशन क्वेश्चन करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, if the force between two charges, if the force between two charges q1 and q2 is same in vacuum and in a medium of relative permeability मत लिखना, of permeability EM, of permeability EM रिलेटिव परमेबिलिटी लिख ले, काम कर, रिलेटिव परमेबिलिटी लिख ले, ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी ER establish the relationship between separation of two charges, relationship between the separation of two charges। मैं कराता हूं, देख क्वेश्चन को पढ़ पहले, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाँ दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, उन दोनों चार्ज का क्या है, फोर्स बराबर है जब वो एक बार वैक्यूम में रखा है उसमें और मीडियम में रखा है उसमें, मीडियम की रिलेटिव परमेबिलिटी दे रखी है, तो दोनों का सेपरेशन का क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, तो एक चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा, ठीक है समझ गए। इनका क्या बोल दिया, रिलेशनशिप बोल दिया कि वैक्यूम के अंदर
और मीडियम के अंदर फोर्स बराबर है, ये बराबर बोल दिया। ठीक है, वैक्यूम का फोर्स कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय सेपरेशन मान लिया वैक्यूम का ये रहा, ठीक है, उसका स्क्वायर। दूसरा फोर्स क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट, अभी करा था डिराइव, इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई r आ जाएगा किसका, मीडियम का, उसका स्क्वायर। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है। सोल्व करेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, बच क्या जाएगा, इधर तो ये बच जाएगा, उधर ये और ये बच जाएगा, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लो, तो क्या बच जाएगा, आर वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू आर मीडियम, ये बच जाएगा, और क्या बचेगा, स्क्वायर है ना। ठीक है, रूट ले लो, रूट लेते क्या बच जाएगा, वैक्यूम इज इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू आर मीडियम, यार है ये रिलेशन आ गया, काम आएगा रिलेशन। इसको एज ए ट्रिक यूज करेंगे, एज ए ट्रिक यूज करेंगे, क्या कैसे यूज करेंगे, जब मान लो दोनों के बीच में फोर्स बराबर आ जाए, सेपरेशन का क्या पूछ ले आपसे, रेशियो पूछ ले, तो रेशियो क्या रहेगा, अगर आपसे रेशियो पूछ ले तो रेशियो क्या आएगा, आर वैक्यूम डिवाइड बाई आर मीडियम, उसका रेशियो क्या रहेगा, रूट ओ एप्सिलॉन आर बाई 1। सिंपल है, समझ गया। ठीक है, इसको छाप, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। अब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन की भरमार है, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट, 50 क्वेश्चन, क्वेश्चन करवाऊंगा तेरे से, तेरी कॉपी क्वेश्चनों से भरेगी। जिन चीजों को बॉक्स में बंद करता हूं ना, ये कोई भी रिलेशन को, ये ध्यान रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने के काम आएंगी पेपर में, ये कॉन्सेप्ट लगा के तो आंसर निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज्यादा फॉर्मूले अगर डायरेक्ट याद रहेंगे तो आंसर जल्दी आएंगे, है ना। तो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच भी होनी चाहिए और ट्रिक्स भी होनी चाहिए, ट्रिक्स के साथ कॉन्सेप्ट मिलता है तो दैट विल बी अ डिजास्टर, डिजास्टर इन अ गुड सेंस। नोट सही से बनाना एकदम, है ना, अच्छे बनाना नोट्स, दिखा देना मेरे को, आजकल मैं देख लूंगा मैं कभी। ठीक है, लिखे क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन लिख। टू चार्जेस of magnitude 575 coulomb, 575 coulomb and 220 coulomb and 220 coulomb are first placed in a vacuum
and then placed in a medium of relative permeability equal to 9, relative permeability equal to 9, calculate पहला the ratio of separation between charges in vacuum and medium. सेकंड लिखो if the separation in medium is medium is 10 centimeter, then find separation in vacuum. Full stop. एक लाइन छोड़कर नीचे लिखा है if force in vacuum and medium is equal. ये अलग से लाइन लिखवाइए पेपर में, ऐसे अलग से लाइन लिखी नहीं मिलेगी, बीच में घुली मिली मिलेगी ये लाइन, ठीक है। तो यही लाइन चमकनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये लाइन चमकनी चाहिए कि फोर्स बराबर दे रखा है कि नहीं दे रखा, बस खत्म करो। बेटर ऑप्शन। पहले का आंसर 3:1। हाँ कर पहले वाले में तो रेशियो बताना है, रेशियो दूसरा बॉक्स बता देगा। हाँ समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा? दो चार्ज है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक है भाई। अब क्या है, एक बार उसको वैक्यूम में रख दिया, एक बार उसको मीडियम में रख दिया। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उनकी सेपरेशन का रेशियो बता दो, अगर फोर्स बराबर है तो फोर्स बराबर है तो सेपरेशन का रेशियो ये रहा, ये दे रखी है, रूट करेगा 3:1 आंसर आ जाएगा। समझ में क्या नहीं आ रहा? अभी जो फॉर्मूला कराया उसी पे तो क्वेश्चन दिया है, अब आगे समझ में तो आएगा ही, अब तो बता दिया मैंने। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका पहले का? 3:1। घर जाके दोबारा करेगा ना तो और समझ में आएगा। लैंग्वेज थोड़ी इजी करके बता रखी है मैंने ताकि थोड़ा अच्छा से चमके। दूसरा क्या है, मीडियम में 10 सेंटीमीटर, वैक्यूम में पूछ ले तो 30 आ जाएगा, है नहीं समझा? समझ गया? बताने के बाद क्यों समझता है? पहले समझा कर तब आए मजे, पहले समझोगे तब आएंगे मजे। तो क्या कह रहे हैं? एक और कराऊं? एक और करेगा? चल कर, आंसर सही आने चाहिए यार, मेरे को भी खुशी हो कि हाँ भाई आधा घंटा दिया तो आधे घंटे में लड़के के आंसर आने लग गए। कोई नहीं, 1-2 दिन की बात है, फिर धीरे धीरे आने लग जाएंगे आंसर, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन और कर लो।
देखो, if the force between two charges in vacuum and medium is same calculate the relative permeability of medium. Calculate the relative permeability of medium. Calculate the relative permeability of the medium if the ratio of separation in medium to the vacuum is 16 मत लिखो 0.25 क्या हो गया? करेगा? समस्या आ रही है? क्या समस्या आ रही है बता मेरे को, तेरी समस्या तो बता। क्या दे क्या रखा है पहले तो ये देख, गिवन डेटा देखा करो, डेटा देखने आना चाहिए। रेशियो दे रखा है किसका? मीडियम और वैक्यूम का रेशियो दे रखा है, ठीक है, और फोर्स सेम दे रखे हैं, तो मतलब क्वेश्चन तो इसी रिलेशन से होगा, इतना तो श्योर हो गए। यहाँ पर वैक्यूम अपन मीडियम है, हमें मीडियम अपन वैक्यूम दे रखा है, उल्टा करके लिख देंगे, अरे वैक्यूम दे रखा है ना अपन को, वैक्यूम अपॉन मीडियम हमें फॉर्मूला में पता है, इसका उल्टा क्या आ जाएगा? 1 में 0.25। हाँ ये करने वाला था, ये क्या हुआ है? बराबर में क्या है? अंडर रूट एप्सिलॉन आर। इसको सोल्व करेगा तो ऊपर 4 आएगा, एप्सिलॉन आर कितना आ जाएगा? 16। आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था ये तो। ऐसे करोगे यार, ऐसे मत करो यार, ऐसे अंदर से हर्ट होता है यार, ऐसे क्वेश्चन नहीं करते तुम। हाँ कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। दिमाग में क्लियर हो रहा है ना चीज कैसे करना है, ठीक है, वो क्लियरिटी चाहिए बस, राइट। तो ये अपने पास ऐसे हो जाएगा। चलो ये तो वो बात हो गई भाई जिसके अंदर जो मीडियम है वो कंप्लीटली फिल्ड हो। एक अभी छोटा सा केस करेंगे जिसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, जिसके अंदर क्या होगा? पार्शियली फिल्ड होगा, ठीक है। क्या होगा? मीडियम पार्शियली फिल्ड करेगा दो चार्ज के बीच को, ठीक है। तो पार्शियली फिल्ड का काम कर लेते हैं अभी। पार्शियली फील्ड में क्या होने वाला है देखो, नोट्स बढ़िया बनाना, मैं लेऊंगा तेरे नोट्स, ठीक है, अच्छे नोट्स बनाना। When medium is partially filled, पार्शियली फिल्ड होगा तो क्या करेंगे सर? देखो एक चार्ज अपने पास है ये रहा, दूसरा चार्ज अपने पास ये रहा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन r है,
अब बीच में मैंने क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया ऐसे, या फिर बोलूं कि दूसरा कोई मीडियम लगा दिया इस तरह से, ठीक है, और उसकी थिकनेस दे दी टी, उसकी थिकनेस दे दी टी, इसका रिलेटिव परमेबिलिटी दे दिया एप्सिलॉन आर। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना आएगा वो निकालना है, उसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बताने वाला हूँ, ठीक है, याद करना है। 1 F इज इक्वल टू ये, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये रहेगा इनटू Q1 Q2। अभी तक तो कोई समस्या है नहीं, समस्या अब आएगी। R माइनस टी, बचा हुआ डिस्टेंस लिख लिया, इसको हटा के बचा हुआ डिस्टेंस लिख लो, लिख लिया, प्लस टी इंटू अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर। समझ गए? समझना है ही नहीं, याद ही करना है, बस याद करने के बस तरीके बता देता हूँ। क्या करना है, यहाँ पर डिस्टेंस तो आता ही आता है, अभी तो और भी काम है इसमें बाकी, ठीक है। ये जो डिस्टेंस आएगा तो पहले तो बचा हुआ डिस्टेंस लिख लो, प्लस में टी के साथ वो लिख लो जिसका परमेबिलिटी है हमारे पास, और वो अंडर रूट में आएगा। सेपरेशन में अंडर रूट आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ कर दो स्क्वायर, यहाँ कर दो स्क्वायर, ठीक है, बस। डेरिवेशन कहीं नहीं पूछेगा, डायरेक्ट याद करना है इसको, डायरेक्ट याद करना है इसको, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं, नोट कर ले फटाफट। इस फॉर्मूला को डिराइव करवाएंगे, और कब करवाएंगे, तो कैपेसिटर पढ़ेंगे ना, तब लगेगा ये क्यों आया ऐसा, कैपेसिटर में आइडिया लगेगा इसका। तो तब तक वेट करना पड़ेगा, अभी तो इतना बता नहीं सकता मैं, सिचुएशन अलाउड नहीं कर रही। मुझे सब याद वापस कराऊंगा इस फॉर्मूले को तेरे को मैं, कैसे याद कर सकते हैं इसको, कैसे याद करो, देखो लिख लिया, हो गया, और देख अच्छे से कैसे याद होगा। वैक्यूम, वैक्यूम का है सब कुछ, चार्ज का प्रोडक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। डिवाइड में क्या करना है, वैक्यूम का सारा डिस्टेंस ऐड करना है, वैक्यूम का सारा डिस्टेंस ऐड करना है। कौन कौन सा करेंगे, पहले तो वो वाला डिस्टेंस जिसके अंदर मीडियम है नहीं, तो वो तो वैक्यूम है ही है, तो R माइनस टी कर दिया, स्क्वायर लेंगे तो बाद में लेंगे उसको, प्लस अब और जो वैक्यूम का बचता है वो कर दो, बाकी सर वैक्यूम तो है नहीं, लेकिन एक रिलेशन पता है क्या, R वैक्यूम डिवाइड बाई R मीडियम इंटू अंडर रूट एप्सिलॉन R, ये तो पता है। ये R मीडियम कितना है, T, T, तो R वैक्यूम कितना बच जाएगा, T इंटू एप्सिलॉन R, है ना। तो ये बाकी तो हमने ले लिया, ये बचा हुआ था उसका वैक्यूम में कन्वर्ट करके लिख लिया, ये वैक्यूम में कन्वर्ट करके लिख लिया, ये तो पूरा डिस्टेंस कवर हो गया इन वैक्यूम, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर तो करना ही है, बस खत्म। मतलब पूरा का पूरा जो कन्वर्जन है वो हमने वैक्यूम में कर लिया, इसका इस मीडियम का भी वैक्यूम में कन्वर्ट कर लिया, और बचा हुआ वैक्यूम का एज इट इज लिख लिया, दोनों को जोड़ दिया और स्क्वायर कर दिया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस चाहिए ना चार्ज के बीच का, बस खत्म। इसको याद रखना है, ये इतना ही डेरिवेशन बता सकते हैं, बाकी थोड़ा सा आगे मिलेगा। चलो क्वेश्चन लिखो, हाँ क्वेश्चन लिखना जरूरी है बस, और कुछ नहीं है जरूरी, क्वेश्चन करना जरूरी है, क्वेश्चन लिखो। find the force of attraction, find the force of attraction, find the force of attraction between, find the force of attraction between two charge
2 चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस लिखो, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकुलाम एंड -1 माइक्रोकुलाम। डेटा बहुत आसान ले रहा हूं जानबूझ के कैलकुलेशन पर्पस के लिए। 1 माइक्रोकुलाम एंड -1 माइक्रोकुलाम at a separation of 20 centimeter, at a separation of 20 centimeter, full stop, there is a slab of thickness 5 centimeter, slab of thickness 5 centimeter of relative permeability equal to 4 is placed between the arrangement सिंपल क्वेश्चन है, सारे डेटा गिवन है। हाँ क्या गया, इसका तो वैल्यू आ जाएगा। ये आंसर आ गया, कोई चेक कर लेते हैं। ये आ रहा है 9 गुणा 10 की पावर 9, एक और एक दोनों एक ही है ना, 10 की पावर -12, ठीक है, डिवाइड बाई आर कितना है 20 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट करेंगे 0.2 को, कन्वर्ट नहीं किया ना, हाँ तो वो तो गलती होगी, तो आसान क्वेश्चन में भी गलती होती है, तो ऐसी होती है और क्या है। ये 5 सेंटीमीटर का है, 0.05 प्लस में 0.05 गुणा में कितना है 4 का रूट 2, इसका स्क्वायर करना है, नीचे कितना आ जाएगा 0.15, इसको गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0.1, 0.25 आएगा, और क्या आएगा, अबे इसको तो गुणा करूंगा इससे 0.1, ये 0.15 जुड़ेगा 0.25, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9
गुणा 10 की पावर माइनस 12, नीचे 2.25 है, 2.25 है तो उसको क्या लिख लो, 4 गुणा 4 लिख लो सीधा ही, इसलिए समझा। 1/0.25 को क्या लिख सकते हैं, समझ गया। बस कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कर रहा हूँ बस मैं। ये कितना हो गया 16, 16 को 9 से करेंगे कितना आएगा 144, 144, ये 3 जीरो आ गए, उत्तर क्या जाएगा 0.144। अब देखो कैलकुलेशन का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा, हर क्वेश्चन में नहीं कर रहे क्या, मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, सब कुछ मीटर के हिसाब से है। ये क्या आंसर जब न्यूटन में आ रहा है, यहाँ पे मीटर डलेगा सब कुछ, सारी की सारी यूनिट तो ऐसा यूनिट ले रहे हैं, तो सेंटीमीटर का कोई काम ही नहीं है, सेंटीमीटर का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये गलती मत करना। ठीक है, आसान आसान चीजें हैं, टिका देना इनको। तो अभी तक हमने एक दो चीज तो पढ़ ली, पता क्या पढ़ ली कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा जब वैक्यूम में हो तो और मीडियम में हो तो। अभी सिर्फ इतना ही पढ़ा है, अभी फोर्स बहुत बाकी है, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी बाकी है सबसे इंपॉर्टेंट। तो क्यों, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड निकालना तो सीख लिया, 2 पॉइंट के बीच में, बस सिर्फ 2 पॉइंट के बीच में, अभी इतना ही पढ़ा है। 2 पॉइंट के बीच में मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है अभी, अब डायरेक्शन और देखते हैं। ठीक है, डायरेक्शन और देखते हैं। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म करते हैं। मान लिया एक चार्ज है वो यहां पे रखा हुआ है, कहां पर, कोई r1 पोजीशन वेक्टर पर। पोजीशन वेक्टर निकालने आते हैं, कैसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर, भूल गए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। मान लो कोई अपने पास पॉइंट है x y और z, उसकी पोजीशन पता है अपन को स्पेस के अंदर। ठीक है, पोजीशन से जो वेक्टर निकलेगा, ये जो ओपी वेक्टर निकलेगा वो पोजीशन वेक्टर होगा। उस करते कैसे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो x i कैप, y j कैप और z k कैप, ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, इसमें जो एरो की लेंथ है वो क्या दिखाती है, इसका मैग्नीट्यूड, और एरो की डायरेक्शन है वो क्या दिखाती है, वेक्टर की डायरेक्शन। क्लियर है। ठीक है, इसको कहीं भी लिख लेना अपने हिसाब से। अरे तो समझ में आ गई नहीं तीसरी चीज, ये तो आसान सी चीज है। उसके बाद हमने एक दूसरा चार्ज मानना है, सपोज ये दूसरा चार्ज मान लिया ये रहा, जो कि यहां से r2 पोजीशन वेक्टर पे है। कहां पर है, r2 पोजीशन वेक्टर पे है, इस तरह से। ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैं यहां जाऊंगा, अगर मान लो ऐसे जा रहा हूं तो उसको क्या बोलूंगा मैं 1 से 2 जा रहा हूं। अगर मैं वहां से यहां आऊंगा तो उसको क्या बोलूंगा मैं कि मैं 2 से 1 आ रहा हूं। तो इधर से इधर वाला पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा r12, और इधर से इधर वाला पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा r21। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है ये, इसमें भी सर कोई समस्या नहीं है। अब इन दोनों का एक रिलेशन निकालते हैं, इसको लिख लो सर O, इसको लिख लो A, इसको लिख लो B। ठीक है, लिख लिया। मान लो B पे जाना हो, O से कैसे जा सकते हो, O से B पे जाना कैसे जाओगे, सीधा चले जाओगे। दूसरा रास्ता A से होते हुए चले जाओगे। R2 मत लिखो इसको, एक बार इसको लिख लो OB। OB वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर है ना। तो OA प्लस में AB, समझ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब क्या आ जाएगा अपने पास, वैल्यूज पुट कर दो। R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OB की वैल्यू R2, और OA की वैल्यू, OA की वैल्यू
R1 और AB की वैल्यू R12, 1 से 2 पे जा रहे हैं तो R12 का वेक्टर, तो यहां से R12 का वैल्यू आएगा अपने पास, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। R12 का कितना वैल्यू आ जाएगा? R2 माइनस R1 वेक्टर आ गया, और आना भी चाहिए, क्यों? R12 1 से 2 पे जा रहा हूं तो फाइनल माइनस इनिशियल, अभी बताया था फाइनल माइनस इनिशियल, आना भी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं ए पर कैसे जाओगे, ए पर कैसे जाओगे? डायरेक्ट ए पे चले जाए ओ से, तो ओ ए जा सकते हैं सर। दूसरा रास्ता ओ बी, ओके, तो ओ बी प्लस में बी ए वेक्टर, सबकी वैल्यूज पुट कर दो, तो ओ ए का वैल्यू कितना है? R1 वेक्टर, ओ बी का वैल्यू कितना है? R2 वेक्टर, प्लस में बी ए का वैल्यू कितना है? R21 वेक्टर, ये आ गया। तो यहां से R21 की वैल्यू कितनी आई? मैं सिमिलरली लिख सकता था पर मैंने लिखा नहीं। R21 की वैल्यू कितनी आई? R1 माइनस R2, आनी भी चाहिए, अरे आनी भी चाहिए, ठीक है। यहां से कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या इन दोनों के बीच में, R1 और R2 के बीच में? R1 और R2 के बीच में रिलेशन दिख रहा है क्या? ये लिखेगा क्या? लिख लिया, लिख लिया फटाफट, आंसर तो लिख ले, घर जाके सोल्व करे तो मैथ्स तो कर लेगा, कम से कम कैलकुलेशन तो चेक कर लेगा। अभी तक क्लियर है क्या सब कुछ वहां पे? क्योंकि अब जो चीज होगी ना वो हमेशा काम आएगी, अभी तक जो किया है वो तो एक बेस बना है, अब जो चीज होगी ना वो सारी काम आएगी आगे, वेक्टर फॉर्म ही काम आएगी, पेपर में वेक्टर ही दिखेंगे सब कुछ, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखते हैं, एक रिलेशन लिख रहा हूं मैं इन दोनों के बीच में, R12 और R2 के बीच में। अच्छा एक काम करो, मैं इसको माइनस से गुणा कर दूं, इस इक्वेशन को माइनस से गुणा कर दूं, ये बन जाएगी क्या? तो इनके बीच में एक रिलेशन है क्या, कि R12 बराबर है R21 के, बराबर तो है क्योंकि यहां से यहां जाना और यहां से आना बात बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वेक्टर लगा दूं यहां पर तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्यों? डायरेक्शन में अपोजिट है, डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है। तो एक तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन को समझने के लिए, समझ गए, ठीक है। तो यहां से तो मैंने पोजीशन वेक्टर के बीच में रिलेशन बताया भी आपको। इन दोनों चार्ज को उठाकर यहां रख देते हैं, वापस ये रख दिया, एक चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा, अब क्यों ऐसे चल रहे हैं, लिखने में गलती मत करना, दूसरा चार्ज ये रहा अपने पास, ठीक है, ये 1 है ये 2 है, इस पर फोर्स आएगा, इसकी वजह से कहां पे आएगा? रिपल्शन, दोनों को पॉजिटिव मान के चल लो, इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा ना, आएगा सर, ये डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, अरे तो लिख लो कितना फोर्स आया, F1 पर 2 की वजह से, इस पर फोर्स आएगा इस तरफ, कौन सा? 2 पर 1 की वजह से, ठीक है। वेक्टर फॉर्म को बहुत आराम से पढ़ेंगे अपन, समझ में नहीं आती लोगों को। तो इस पर फोर्स ये आ गया, इस पर फोर्स ये आ गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं क्या? 1 2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? K Q1 Q2 डिवाइड बाई R² नहीं, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, ये तो R² ही कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको, तो R मान लिया। दूसरा क्या करेंगे, F21 क्या आ जाएगा? Q1 Q2 डिवाइड बाई R², कोई समस्या नहीं है सर। अच्छा इसका जो मैग्नीट्यूड है R12 का और R21 का, इनका मैग्नीट्यूड कितना है? R है, R मान सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो बराबर है दोनों का, ठीक है। तो ये लिख लिया अपन ने, कोई समस्या नहीं आता, लेकिन अभी तक मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो है नहीं, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कहाँ है? इस तरफ, ठीक है। R12 F12 है, इसकी डायरेक्शन में यहां से एक वेक्टर एज्यूम करता हूं, 1 से 2 पे जाते टाइम कितना, ये वेक्टर एज्यूम कर लिया मैंने, कर लिया सर। यहां पर मैंने क्या किया, एक वेक्टर इधर की तरफ दूसरा एज्यूम कर रखा है, कौन सा? R21, ठीक है। दो वेक्टर हमारे पास पहले से थे, दोनों वेक्टर वापस मान लिए मैंने, मान लिए हैं, पूरी दिशा के अंदर सब कुछ मान लिया। अब देखो क्या करने वाले हैं अपन, ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस तरफ है? इस तरफ, इस तरफ कोई वेक्टर है क्या सपोर्ट करने वाला?
लेफ्ट साइड कोई वेक्टर जा रहा है क्या? अबे जा रहा तो रहा है, ये जा रहा है ना, लेफ्ट साइड जा रहा है एक वेक्टर, तो इसको क्या कर दो, एक वेक्टर से गुणा कर दो, कर दिया। और नीचे वाले वेक्टर है 2 1, इस तरफ कोई वेक्टर है क्या अपने पास? कौन सा वेक्टर? R12 वेक्टर बना दिया। लेकिन एक दिक्कत हो गई, वो तो क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत ये हो गई कि जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर के पास तो एक मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है। फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास पहले से था ना, हाँ, लेकिन अलग से एक मैग्नीट्यूड और आ गया वेक्टर के साथ, जो हमें चाहिए नहीं, चाहिए थोड़ी नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? फालतू में वेक्टर आ गया ना, हमें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब यहाँ पर वेक्टर साइन तो आ चुके हैं, लेकिन साथ में अलग से एक मैग्नीट्यूड और आ रखा है, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, कर दिया। इसकी वैल्यू तो R है, इसकी वैल्यू भी R है, तो सीधा लिखेंगे, अब आगे डायरेक्ट लिखेंगे इसको। कैसे लिखेंगे सर? हाँ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ मैं, थोड़ी सी बातें और। इसको ऐसे लिख लो चाहे आगे, K Q1 Q2 इंटू R21 वेक्टर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? R³ और ये कितना आ जाएगा? K Q1 Q2 इंटू R12 वेक्टर डिवाइड बाई R³। लेकिन हमारे फॉर्मूले में क्यूब नहीं पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर पढ़ेंगे अपन। तो कन्वर्ट करते हैं, इस फॉर्मूला पे वापस आते हैं, इस फॉर्मूला पे वापस आते हैं। थोड़ा सा जगह चाहिए मेरे को, जगह चाहिए, जगह चाहिए, जगह चाहिए। इसको लिख लिया, कहीं लिख ले इसको, फटाफट हटाऊंगा मैं अभी। ले रुक, छोड़ रुक, इधर ही कर देते हैं। यूनिट वेक्टर पता है क्या होता है? यूनिट वेक्टर, हाँ, नहीं पता? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर देंगे उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन बच जाएगी। यूनिट वेक्टर के पास सिर्फ डायरेक्शन होती है, तो एक यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होता है? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ये होता है, कैप लगती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहले से बनी हुई है फॉर्म, तो इसको बदलेंगे तो आगे F12 कितना आ जाएगा? F12 की वैल्यू आ जाएगी K Q1 Q2 डिवाइड बाई R² इंटू R21 यूनिट वेक्टर, और यहां से क्या आ जाएगा? 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K Q1 Q2 डिवाइड बाई R² इंटू R12 का यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ये वेक्टर बन गया। इसको ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन फॉर्मूला स्क्वायर में होता है, इसलिए गलती नहीं करेंगे अपन। तो जब भी कभी कोई भी आगे फिजिकल क्वांटिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे अपन? उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और उसकी डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर होगा तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डायरेक्शन आ जाए, समझ रहे हैं? अच्छा, यहाँ से कंक्लूजन और निकलता है, बोले क्या सर कि ये 2 और 1 2 एक दूसरे के अपोजिट थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड में तो फोर्स बराबर है पर डायरेक्शन में फोर्स अपोजिट है, दिख भी रहा है ना। इसका नोट क्या निकलता है? नोट निकलता है फोर्स क्या है? F इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। निकलता है क्या? लिख दूं F12 का वैल्यू F21 के बराबर है, लेकिन जैसे ही वेक्टर आएगा तो एक माइनस आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सब कुछ? ठीक है, यहां से बेस बनाते चले थे अपन, तो यहां से खत्म किया। कल इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में करने शुरू करेंगे, हल्की सी और आसान भाषा करेंगे इसकी ओर, ठीक है। इसको छाप, ये है कंसेप्ट, पूरा का पूरा कंसेप्ट। कल थोड़ा सा शॉर्ट में और खत्म करेंगे इसको, है ना। रिवाइज करना बढ़िया। वेक्टर फॉर्म अगर आ गई तो भाई निकाल लोगे, पूरा का पूरा सिस्टम निकाल लोगे, ठीक है। मिलते हैं कल, अच्छे से पढ़ के आना।